विपक्ष और रसिया, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आखिरकार पश्चिम बंगाल का किला ममता बनर्जी ने जीत ही लिया, लेकिन जीतकर भी वो हार गई, क्योंकि नंदीग्राम में अपने ही सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगभग 2000 वोटों से वो नंदीग्राम का चुनाव हार गई है। हालांकि टीएमसी ने वहां पर रिकाउंटिंग की मांग की है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि जीतने हारने ममता बनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 200 से ज्यादा सीटों के साथ ममता बनर्जी की सरकार वहां पर बनना तय है। सवाल यह है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने यह जादू कैसे किया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी और कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कैंपेन का असर क्यों नहीं हुआ। सवाल यह भी कि क्या प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को जो उल्हाना दी वो पश्चिम बंगाल के लोगों को पसंद नहीं आई। सवाल ये भी कि क्या जो डिवीजन यानी सोशल लेवल पर जो डिवीजन और ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर, क्या वो ध्रुवीकरण हो नहीं पाया। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम अगले 1 घंटे में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 5 राज्यों की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके की स्टालिन, असम के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, पुडुचेरी के अंदर एनडीए और साथ ही साथ केरल के अंदर पिनराई विजयन ने फिर से एक बार अपनी सरकार बनाई है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व का नतीजा अगर कहें तो वो है पश्चिम बंगाल का, जहां पर ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई है। ममता बनर्जी के हैट्रिक के क्या आगे के मायने ये होंगे कि नरेंद्र मोदी के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री और बीजेपी को अपना करिश्मा दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव पर 2022 की शुरुआत में अपनी नजर रखनी होगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल क्यों हारी इतनी हाई पिच कैंपेन के बाद, इसका ही विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ हुआ चुनावी गलियारे में। আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করবই। बंगाल की बाघिन, कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है ममता बनर्जी के लिए, जिन्होंने बीजेपी के सियासी हमले को न सिर्फ रोका बल्कि कमलधारियों को पीछे भी धकेला और लगातार तीसरी बार बंगाल में सरकार का बिगुल बजा दिया। टीएमसी ने चुनावी जीत हासिल कर ली है। दीदी का सिक्का एक बार फिर चलेगा और लोग सवाल पूछेंगे, आखिर ममता की इस जीत के मायने क्या हैं? क्या एक राज्य की जीत राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की इमेज को बड़ा कर देगी? क्या मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी खेमों के लिए ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा बन जाएंगी? क्या इस जीत के साथ दीदी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी शक्ति कहलाएंगी? टीएमसी को बड़ी जीत मिली, लेकिन नंदीग्राम में दीदी के जादू पर ब्रेक लग गया। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में दीदी की चुनौती कमजोर पड़ गई। I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. दीदी के हाथ से नंदीग्राम भले ही फिसल गया हो, लेकिन कुछ ऐसे सवाल, कुछ चुनौतियां हैं। और इस मैसेज के साथ ही वो चुनौतियां हैं जिनका नतीजों के बाद कमलधारियों को सामना करना होगा। इन चुनौतियों में पहली ही बतौर पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय छवि। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। इसके बावजूद सरकार न बना पाना बीजेपी की राजनीतिक शक्ति पर सवाल जरूर खड़ा करेगा और कुछ ऐसे मुद्दे भी होंगे जिन पर शायद बीजेपी के अंदर भी आत्ममंथन किया जाए। क्या कोरोना की दूसरी वेव का बढ़ना बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया? क्या वोट ध्रुवीकरण का फॉर्मूला बीजेपी के खिलाफ चला गया? क्या दीदी पर पर्सनल अटैक हथियार न बनकर दीदी के लिए सिंपैथी फैक्टर बन गया? इन मायनों को लेकर आज करेंगे अपने एक्सपर्ट से बात और जानेंगे किस अनुमान में है कितना दम और बंगाल के चुनावी नतीजों से राज्य समेत देश की राजनीति में आगे क्या नए मोड़ आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
कई सारे सवाल हैं यहाँ पर। क्या दीदी के खिलाफ पर्सनल अटैक भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल पड़ा? क्या कोरोना के चलते आखिरी 3 और 4 फेजेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा? क्या ध्रुवीकरण कराने में भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब रही? इन्हीं सारे सवालों को लेकर चलेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह जुड़ चुके हैं, मेरे साथ सुबीर भौमिक जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोलकाता से आते हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ शतरूपा जी जुड़ेंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ संजय शेखर जुड़ेंगे जो कि TMC के प्रवक्ता हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुबीरदा मैं आपसे करता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो हाई पिच कैंपेन किया था और जिस तरह से दीदी और दीदी कह के पर्सनल अटैक करा, आज मेरे घर का एक शख्स मुझे कह रहा था कि भाई मुझे पसंद नहीं आया प्रधानमंत्री ने जो दीदी और दीदी का अटैक किया था, ये शायद डेरोगेटरी था। क्या पश्चिम बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री का दीदी और दीदी कमेंट पसंद नहीं आया और इससे ममता बनर्जी के पक्ष में सिंपैथी गई? आपको क्या लगता है बंगाल की जनता को कैसा लगा ये कमेंट? अब तो खुलकर बोल रहे होंगे लोग। नहीं, हमें खुल के बोल रहे हैं और हमें भी उस दिन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री है, एक गरीबा है, उनका पोस्ट का तो कम से कम इज्जत करें। ये दीदी ओ दीदी, ये जो नौटंकी वाला जो एक अजीब टाइप का एक्सप्रेशन उनका था। हमारे यहाँ बंगाल में यात्रा होता है, यात्रा में इस तरह के डायलॉग्स होते हैं। हाँ, और इसके साथ भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, स्पीड ब्रेकर दीदी, क्या क्या पता नहीं, अजीब सा एक्सप्रेशन। देखिए, यहाँ 2 चीज है दीपक, याद रखने वाली बात है। हाई वोल्टेज कैंपेन बिल्कुल ठीक है, उनके लिए करना था, कर लिया, बट वहां कोई क्रेडिबल बंगाली फेस ये लोग खड़ा नहीं कर पाए। दीपक, एक चीज याद रखिए, ये हाई कमांड वाला हिसाब बंगाल में नहीं चलता है। चित्तरंजन दास, सुभाष बोस, अजय मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, इवन विधान राय का भी टक्कर होता था, और लास्टली ममता बनर्जी। तो यहाँ हम मोदी और अमित शाह को सामने रख के कैंपेन करेंगे और फिर किसी को खड़ा कर देंगे जो चुनाव जीत के आएंगे, ये हिसाब यहाँ नहीं चलता है। यहाँ उनके लिए स्ट्रॉन्ग बंगाली लीडर का जरूरत था। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं हो, फिर भी मतलब कोई उस लेवल का कोई लीडर था। भले ये लोग तथागत राय जैसे किसी को खड़ा कर सकते थे, बट तथागत राय को आज के बीजेपी में उतना जगह नहीं मिलता है, क्योंकि अडवाणी जी के आदमी माने जाते हैं। तो तथागत राय का एक ये था कि किसी जमाने में यहाँ प्रेसिडेंट थे, काबिल इंजीनियर थे, काबिल लॉयर थे। बंगाल में इस टाइप के लोगों का एक अहमियत है। और दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरह से ये कैंपेन के दौरान ये रिलीजियस बाइनरी को लाया गया ना दीपक, ये याद रखने वाली बात है कि ये रिलीजियस बाइनरी हिंदू मुसलमान वाला हम बटे हुए हैं। 47 में देश हमारा बंगाल का विभाजन जो ये धर्म के ऊपर जरूर हुआ था, बट बांग्लादेश बना 71 में, वो नाकार दिया गया। बांग्लादेश किस लिए बना आप भी जानते हैं। हाँ, ये कोई इस्लाम के लिए तो नहीं बना ना, बंगालियत के ऊपर बना। तो यहाँ ये प्योर रिलीजियस बाइनरी किस तरह से होता है मैं बताता हूँ। शुभेंदु बहुत आराम से नंदीग्राम जी, ठीक है, रिलीजियस बाइनरी पे भी हम आएंगे दादा, एक एक इश्यू डिस्कस करते हैं, रिलीजियस बाइनरी पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं क्या ममता का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी स्पीचेस के अंदर, अपनी कैंपेन के अंदर? पहले इस मुद्दे को समझते हैं और सीधे चलते हैं इसी सवाल को लेकर NK सिंह के पास। क्या दीदी और दीदी जब नहीं पाया? NK सिंह साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द ममता बनर्जी के लिए? और क्या ममता बनर्जी एक महिला होने के कारण अपनी चोट के चलते, अपनी कैंपेन के चलते, मैं अकेली हूं, मेरे पे पूरी की पूरी दिल्ली आकर झपट पड़ी है, इसका फर्क पड़ा? ममता बनर्जी को इसका फायदा मिला पश्चिम बंगाल में? जी हाँ, इन तीनों बातों का फायदा मिला। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह आपने पोचिंग की, उनके लीडर्स को लिया, ये लग रहा था जैसे आपके पास आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी हो, आप ममता से उधार ले रहे हैं लीडरों को। तो एक तो वो था, ये लगा कि पोचिंग हो रही है। और देखिए, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आज मोदी जी अगर उन मानदंडों से जरा सा भी नीचे आए तो जनता को एकदम झटका लगता है। आपके आदमी को, आपके घर में जो काम करता है, उसको जो झटका लगा था, दरअसल वो झटका हमें भी लगा था। और हमने 3 दिन कहा ये क्या हो गया है मोदी जी को, ये दीदी ओ दीदी इस तरह के डायलॉग प्राइम मिनिस्टर कंडा, वो भी मोदी जी जिनकी मकबूलियत है। तो अब जनता उनको एक आइकन के रूप में देखती है। और वो भी आप याद करिए, जब वो कहते हैं तो थाली बजाती है, दिए करती है, बाहर खड़ी हो जाती है, स्वच्छ भारत में चली जाती है।
अगर इतनी मकबूलियत है तो वो ये भी देखती है कि हमारे उन स्टैंडर्ड से, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, उससे कहीं नीचे तो नहीं आ रहे हैं। और जब जब मोदी ऐसा गलती करेंगे उनकी गरिमा अचानक नीचे आ जाएगी और तब काउंटर पोलराइजेशन होगा। मोदी जी ने एक कार्डिनल गलती की और जिस शिद्दत से आपने सिंगल पॉइंटेडली ये इलेक्शन कैंपेन किया है वो पॉजिटिव कम था, नेगेटिव ज्यादा था। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी एक अकेली लगा कि एक वॉरियर है जो अभिमन्यु की तरह खड़ा है और सारे कौरों की सेनाओं ने घेर रखा है। ये जनता के मन में कहीं डेवलपमेंट इशू नहीं था, डेवलपमेंट ये सब ये कोई इशू नहीं था। लिहाजा आपने जब जब ये किया तो लगा कि ममता आइसोलेटेड हो गई है। इसका कम्युनल एस्पेक्ट तो जैसा आपने कहा है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ममता आइसोलेटेड फाइटर, आइसोलेटेड वॉरियर की तरह हु हैज बीन अटैक्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स बाय द बीजेपी। ये लगा हर आपके सारे स्पीचेस में ममता सेंट्रिक आपकी स्पीच हो गई। तो मुझे लगता है ये कार्डिनल गलती थी, जो क्योंकि मोदी जी से जनता अब ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मी वर्सेस हर, ये जो बाइनरी आप बना लेते हैं। मोदी जी जिस मकाम पे आज हैं पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के, ये यहां नहीं हुआ, ये देश में जैसे आपके घर में उस लड़के ने किया उसी तरह मैं भी फील करता हूं, हमारी वाइफ भी फील करती है। यार मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से एक बार उनको रिव्यू करना पड़ेगा। 14 की बात अलग है या बाकी जगह आप करें अलग है, लेकिन जब बंगाल ऐसी जगह पे आप जाते हैं और इस तरह का अटरेंसेस करते हैं तो वो मेरे ख्याल से काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अभी भी मेरे ख्याल से फ्यूचर में इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मोदी जी एक जो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी का जो जनता का एक स्टैंडर्ड है, उससे कहीं नीचे अगर बोलते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और यही हुआ है। चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं और दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा पोलराइजेशन का, जिसका जिक्र सुबीर दा ने किया था। सुबीर दा, क्या आपको लगता है पोलराइजेशन काम नहीं कर पाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दबी जबान से कहती थी कि ममता बनर्जी तो 30% माइनॉरिटी वोट के साथ खड़ी है, हमको 70% में से कुछ मिलेगा। तो उस 30% में कुछ हिंदू वोट और कुछ अन्य जातियों का वोट बीजेपी टीएमसी के साथ चला गया और उसका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, जबकि हिंदुओं का एन मास वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। क्या कारण है कि ये धार्मिक पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाई, जबकि पश्चिम बंगाल ने वहां पर विभाजन का दंश झेला है? वो जानती है हिंदू और मुस्लिम के बाइनरी से वहां पर क्या होता है। और मुद्दे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा था, दुर्गा पूजा के अंदर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का मुद्दा था, पंडितों और इमामों को स्टाइपेंड देने का मुद्दा था। ये सब मुद्दे थे जो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लग रहा था बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहीं पर हम पहले से बोलते रहे हैं। एनके सिंह साहब को याद होगा कि ये लोग बंगाल के हिसाब समझ नहीं पाए, डिवाइडेड पीपल हैं। 47 हुआ, बट यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पे पार्टीशन नहीं हुआ है। आज के तारीख में अगर आप यहाँ के पॉपुलर फिल्म्स देखेंगे तो वहां सबसे बड़ा हीरोइन कौन है? जया आहसान है। मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल में उसको जाके प्राइज मिलता है। ये जो घुसपैठ का मामला है ना, ये आप विसर्जन फिल्म देख लीजिए, अभी चैटर्जी मीर नासिरुद्दीन का रोल कर रहे हैं और जया आहसान हिंदू विडो का रोल कर रहे हैं। इसमें घुसपैठ दिखाया गया है। बट एक चीज याद रखिए, यहाँ ये डायरेक्ट जो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स बांग्लादेशी अच्छी तरह से नहीं लेते लोग। क्यों? बांग्लादेश का इकोनॉमी चढ़ रहा है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे यहाँ आता है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है दीपक, क्लियरली लिखा है कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छी तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो 8% इंडिया का और 10% बांग्लादेश का नेशनल इनकम 5 साल में बढ़ेगा। तो यहाँ जो ये बांग्लादेशी भूखे हैं, यहाँ आ जाते घुसपैठ। एक और चीज आपको याद दिलाऊं, इन लोगों से एक चीज पूछ लीजिए भाजपा वालों से, ये फैक्ट फिगर में तो आते नहीं है, हवा खड़ा करते हैं। बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी थे 47 में, आज भी वही डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां से गनी खान चौधरी जैसे लीडर हैं। बट मुर्शिदाबाद का रुख करता हूं मैं आपको, मुस्लिम मेजॉरिटी है 70%। कौन जीते थे वहां से? त्रिदीप चौधरी आरएसपी के, प्रणब मुखर्जी खुद जीते हैं, उनका बेटा जीते हैं, अधीर चौधरी जीते हैं, कोई मुस्लिम लीडर नहीं जीतता है। यही बंगाल का ट्रेडिशन रहा है। और एक चीज याद रखिए दीपक, ये पोलराइजेशन
काम इसलिए नहीं किया, रिवर्स हो गया। असम में एनआरसी के चलते सिर्फ यहाँ के मुसलमान घबराए, ये गलत है। असम में एनआरसी के चलते जो 19 लाख लोगों का नाम कट गया, जो आज खतरे में है, नागरिकत्व तो उनका खतरे में है, उसमें 11-12 लोग बंगाली हिंदू हैं हमारे जैसे। और ये एक्सटेंडेड फैमिलीज, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, कोई उधर असम गया, कोई इधर आ गया पार्टीशन के बाद। हम कह रहे हैं हमारी बीवी ने, कोई पॉलिटिकल नहीं है, क्यों वोट दिया तृणमूल को? उनके मौसी जी का नाम कट गया एनआरसी का। मैं आपको कहता रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि ये साइलेंट अंडर करंट है, और सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, ये 30% 70% का बकवास जो है ना, ये बहुत भारी पड़ा इन लोगों को। ये बंगाल का सोशल डायनामिक्स को करीबी से और अच्छी तरह से गौर से एनालाइज नहीं किया, एक हवा खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जस्ट फिनिश करने दीजिए, कि एक बीजेपी का सोशल कोalition बन गया है जहां से उसको 70-80 सीट मिलता रहेगा। वो क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट कुछ है जो ट्राइब्स है, बेसिकली राजवंशी हो गए, झारखंडी हो गए, जो ये संताल, मुंडा, ओड़म, हिंदी भाषी लोग हैं जो लेबरर्स हैं, कोयला खादान में, आसनसोल में बाबुल सुप्रियो जहां से जीतते हैं, अर्जुन सिंह जहां से जीतता है जूट मिल में, और गोरखास। ये कोalition बना है जिसके चलते बीजेपी को आने वाले दिनों में भी आराम से ये मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने डबल पोलराइजेशन किया। एक तरफ उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, दूसरे तरफ इन कम्युनिटीज में जाके कहा कि तृणमूल तो बंगाली पार्टी है, बैनर्जी चैटर्जी का पार्टी है, आप लोगों को क्या मिलेगा? तो इसका एक रिवर्स इंपैक्ट भी तो आता है ना। हमको लगेगा कि बंगाल में तो हम लोग मदर टेरेसा को अपने मानते हैं, ये बीजेपी है पोलराइजेशन पे पोलराइजेशन, ये बंगाल के सोशल फैब्रिक को तोड़ने वाले हैं, इनको रोकना है। दे हैव टू बी स्टॉप, दिस इज द मैसेज। ठीक है, इसी सवाल को लेकर इनके सिंह साहब के पास चलते हैं। इनके सिंह साहब, क्या हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई? संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि कंप्लीट पोलराइजेशन तो होता भी नहीं है, ये तो डिक्शनरी में है भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हिंदू का, तो आप हिंदू रिलीजन की तासीर समझे। ये वो रिलीजन है जिसमें चारवाक भी हैं, इसमें विशिष्टाद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है, सांख्य भी है। तो मुझे ये समझना होगा ये लिबरल रिलीजन है, लिहाजा जैसे ही आप हार्डकोर हिंदुत्व का फॉर्मेट शुरू के दिनों में चल गया, लेकिन आपको 16% हार्डकोर हिंदुत्व वोट तो मिलने ही मिलने हैं। वो बंगाल हो, यूपी हो, कहीं जाइए आप, वो तो मिल ही जाएगा आपको। अब आपको जब सीटों में कन्वर्ट करना है तो जो 15% लिबरल हिंदू वोट्स है उसको आपको कैच करना पड़ता है। आप जब जब हार्डकोर स्टेट लेते हैं, जब जब अखलाक को मारा जाता है, पहलू खां को मारा जाता है, जुनैद को मारा जाता है, तबरेज को मारा जाता है, तब ये लिबरल हिंदू होता है, वो अपने कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, और वो आपसे दूर हो जाता है। यही वजह है कि आज इतने चरम के बाद भी आपको 36% ही वोट मिले हैं। देश में 80% हिंदू है। तो इसको समझना पड़ेगा कि आपने वेस्ट बंगाल में एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉर्मेट लाए और वो पूरा उसी पे फोकस किया, ममता बनाम हिंदुत्व। ये आपने काउंटर एक बेसिक गलती की, और यही रेप्लिकेट आप अगर भारत पे करना चाहेंगे तो देखिए, आप ये हार जो है आपकी, ये एक मैसेज देता है। यूनि लीडरशिप के फॉर्मेट में जनता ने इतनी स्वीकार्यता आपको दी, तो अब अगर कहीं आपकी वो इमेज और आप प्रिक होता है तो बहुत तेजी से गिरेगा। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बचाएं और जल्दी से वही गरिमा हासिल करें जो 2019 2014 में थी। और इसके लिए वेस्ट बंगाल इलेक्शन जो है वो आपके लिए एक नसीहत है। सही कहा, वेस्ट बंगाल नसीहत है। सीधे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय सरकार साहब हैं टीएमसी से और शत्रुपा जी हैं बीजेपी से। क्या शत्रुपा जी, भारतीय जनता पार्टी इसको समझने में नाकामयाब रही कि एक आम बंगाली चाहता क्या है, और क्या बाहरी वर्सेस भीतरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट काम कर गया? आपका क्या मानना है? नमस्कार।
मुझे आज के दिन, ये ऐतिहासिक दिन में मुझे बुलाने के लिए आपके मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए ये सच है कि तृणमूल का भरपूर जीत हुआ है, लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी को एकदम अस्वीकार किया है। भरपूर हार हमारा नहीं हुआ है। हमारा 3 सीटें था 2016 में, वहां से हम लगभग सोचिए 70 क्रॉस करके शायद 90 के तरफ जा रहा है। अभी हमारा काउंटिंग खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये बाहरी और बहिरागतों और अंदरूनी, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमसे शायद कुछ कमी रह गई है कि हम सरकार नहीं बना पाए। तो ये मैं कहती हूँ कि ये हमारा, बार बार मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा हार, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, इलेक्शन वाइज हम सरकार नहीं बना पाए इस बार, लेकिन आप अगर याद करें तो तृणमूल का ऐसा ही हाल हुआ था 2007 में। 2011 में तृणमूल फुल फ्लेजेड पावर पे आया, लेकिन 2007 में उन लोगों ने पावर के करीब गया, लेकिन सरकार बना नहीं पाया। तो तब उनका जो हाल था, हम लोगों का हाल वैसा नहीं है। हम वो जो एक गाना है ना आर डी बर्मन का, दिल नाकाम तो है लेकिन नाउमीद नहीं है। हम लोग नाउमीद नहीं है। हम बंगाल के जनता के बहुत ही करीब आए हैं। हाँ, कुछ कमी रह गई है, जरूर कमी रह गए। वो हमारा अंदरूनी मीटिंग वगैरह होगा, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे क्या कमी रह गई है, लेकिन हम पूरा के पूरा बंगाल के सेवा सीधे इसी सवाल को लेकर मैं संजय सरकार जी के पास चलता हूँ। संजय सरकार, क्या शतरूपा जी की पार्टी और कॉन्फिडेंस में रह गई कि हमारे पास तो इतने बड़े बड़े स्टार कैंपेनर हैं, ममता बनर्जी अकेली क्या कर पाएंगी? देखिए, मैं सबसे बात बोल रहा हूँ, शतरूपा जी तो पहले इन लोगों को नारा दिया था 200 सीट। उसको मतलब क्या है, वो जितने 70 से 80% के बारे में बता रहा था। अभी 30% मार्क्स के लिए बोल रहा है हम खुश है, हम तो पास कर गया है, इसमें ही हम खुश है। तो ये खुश के जो बात बोलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। और वोट पोलराइजेशन कहां पर, हम हर चैनल में यही बात बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी को भयानक वोट पोलराइजेशन हो जाने वाला है और वो भयानक तरफ से डाउन हो जाएंगे। आज क्या हुआ, मेरे बात सही हो गया है। उसको 36% है, मेरा 48% बन चुके हैं, ठीक है। और अभी भी काउंटिंग चालू है। मैं बता रहा हूँ 220 के ऊपर तृणमूल चला जाएंगे। यहाँ मेन कारण क्या है, मैं आपको बता, महिला वोट जो है वो 50% है बंगाल में। और महिला को जिस तरफ से नरेंद्र मोदी जिस तरफ से इप्टीजिंग की तरफ से बात किया है, ओ दीदी दीदी, तो बंगाल का आदमी सोचा ये लफंगा की तरफ बात जो है, बंगाल को धरती ये मानते नहीं है। बंगाल को धरते, ये इप्टीजिंग जो कॉलेज में जो जाते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट लोग जो जाता है, देखिए लड़का लड़की को देखिए इप्टीजिंग करता है, सेम टाइप की इप्टीजिंग किया है। और इप्टीजिंग का मतलब ये कहाँ हो गया? नहीं, सुनिए आपकी बात सुनिए, आप गलत नहीं है, इप्टीजिंग कर दी है। और बंगाल के जनता का सोचिए, बंगाल के ये लफंगा वाला लीडर आते हैं, लफंगा प्रधानमंत्री वाला जो आते हैं, उसको बंगाल में जगह नहीं है। बंगाल के लिए जो है कि दुर्जन ये शब्द नहीं यूज होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दुर्गा माता है, दुर्गा माता को संजय जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, पद की गरिमा हम बनाए रखे, थोड़ा सा मेरी इतनी रिक्वेस्ट होगी। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, और मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह और सुबीर भौमिक जी हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से शतरूपा जी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ संजय सरकार साहब TMC पार्टी से हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या ममता बनर्जी का मखौल उड़ाना या उनके ऊपर हल्की टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा। और दूसरी बात हमने की थी, क्या पोलराइजेशन ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम नहीं किया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है लोकल लीडरशिप का। शतरूपा जी, क्या आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रह गए हाईकमान पर? आप लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए और ममता बनर्जी के मुकाबले में एक आदमी नहीं खड़ा कर पाए या एक महिला नहीं खड़ा कर पाए जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सके, और ये आपकी हार का एक बड़ा कारण बना? देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व का सवाल है। नेतृत्व ये हमारा ये उत्तर दे पाएगा। लेकिन हाँ, वैसे अगर आप मुझे पूछे तो मैं भी तो स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं भी फीमेल हूँ, और अगर ममता दीदी का चैलेंज कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये प्रश्न तो हमारा लीडरशिप ही उत्तर देगा। लेकिन हमारा लीडर है, स्टेट लीडरशिप बहुत ही है और केपेबल भी है।
लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन तो हमारा ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा दिल्ली से होता है, तो ये उत्तर मैं नहीं देना चाहती हूँ। संजय सरकार जी, इनको लगा कि ममता बनर्जी को शायद ये मिल के सब चक्रव्यूह में घेर के बिल्कुल अभिमन्यु की तरह उनको चक्रव्यूह में घेर के जो पश्चिम बंगाल का रण है उसमें मात दे दे, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ममता बनर्जी का कद कितना बड़ा है और जिन जिन चुनाव में एक बड़ा रीजनल लीडर रहा है, चाहे आप बात कर लें अरविंद केजरीवाल की, चाहे आप बात कर लें ममता बनर्जी की, जहां जहां एक स्टॉलवर्ट रीजनल लीडर रहा है वहां वहां बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी है। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे मेरे इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पास में ऐसे कोई लीडर नहीं था, और लीडर भी जो भी था दिल्ली से आने से डेली पैसेंजर ही करने पड़ता था उसको लीडर को, और वो डेली पैसेंजर लीडर को कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ पर स्थायी निवासी आदमी को चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को पास वो नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, तृणमूल कांग्रेस से जो मतलब जो लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट लिए हैं उसमें 90% आदमी हार चुके हैं। आप देख लीजिए गिन गिन के। इनका हैंग हो ठीक है, माना मैंने आपकी बात कि बीजेपी की क्या बी टीम हो गई थी, बीजेपी की क्या बी टीम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। शत्रुपा जी, इस आर्गुमेंट को आप कैसे लेंगी कि बीजेपी की बी टीम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी? आपके पास ना खुद का कैडर था, ना खुद के नेता थे, ना खुद के मुद्दे थे। दुख भरी हृदय से हमारे द्वार पे आए तो हम तो उनको निकाल नहीं पाएंगे, निकालने ही चाहते भी थे। तो अगर वो हमारा है, अभी हमारा द्वार पे आ गया, सबको आ जाइए आपने पटाया नहीं क्या? शुभेंदु अधिकारी को नहीं पटाया, राजीव बनर्जी को नहीं पटाया, हमने पता को नहीं पटाया। नहीं, ये तो मैं खुद साक्षी हूँ कि किसी को हमने पटाया नहीं, क्योंकि हम नेशनल पार्टी है और ऐसा हर किसी को लगा था कि हम ही पावर पे आने वाले हैं। और तृणमूल का बहुत सारे व्यवहार, मैं अंदरूनी उन लोगों के बातें मैं कह नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के बहुत सारे व्यवहार से, पॉलिसी डिसीजन से ये बहुत लोग दुखी थे। तो ये लोग हमारे द्वार पे आ गए, तो अब तो हमारा हुआ ना। तो अभी तृणमूल का बी टीम कैसे हम कहे, बोलिए। हमारा पूरा जो समक्ष जो बीजेपी का लीडर जो थे, नेशनल लीडरशिप ने ऐसा डिसाइड किया था कि जो विनेबिलिटी सीट होगा उन लोगों का सर्वे था। तो क्योंकि हम नेशनल पार्टी है तो नेशनल से ही डिसीजन होता है। उन लोगों को लगा कि ये लोग जीतेंगे, तो ऐसा कैंडिडेट दिया है इन लोगों ने। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हम तृणमूल का या किसी और का बी टीम था। हम लोग लड़े थे नरेंद्र मोदी के आदर्श से। कार्यकर्ताओं को नाराज किया ना आपने, सिंगूर में जो टिकट दिया उससे आपके खुद के कार्यकर्ता निराश हुए। देखिए, कार्यकर्ता नाराज। अच्छा, मैं संजय सरकार जी से सवाल पूछता हूँ। संजय सरकार जी, क्या इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता या नाराज नेताओं को पटाया, या अपने आप ये चले गए सब भारतीय जनता पार्टी में बोले कि माई बाप हमको रख लो, अपनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी इनको पटा के लेके गया। 150 से ज्यादा आदमी को टिकट दिया, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी जो गया है, और 150 से ज्यादा आदमी को टिकट दिया। मतलब इसका मतलब इसको कैंडिडेट भी नहीं था, दूसरे पार्टी से उधार लेके उसको कैंडिडेट करने पड़ा। आप सोच लीजिए इसकी सिचुएशन क्या है। और इसके बल से बंगाल में आएंगे। 2024 में मोदी जी दिल्ली से जा रहा है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान मिट जाएंगे। बंगाल तो बहुत दूर के बात है, ये बोल रहे हैं, शत्रुपा बोल रहा है बंगाल जीतेंगे। बंगाल तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान से चला जा रहा है। मेरे को ये चीज के बहुत बड़ा डर है दीपक जी। पंजाब के विधायक कपड़ा उतर के दौड़ा है पब्लिक। हमको ये चीज हमको भी बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं आ जाए भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, 2024 में कौन हराएगा? ममता बनर्जी हराएंगी या राहुल गांधी हराएंगे, ये भी बता दीजिए। देखिए, मोदी का पोनौती लग चुके हैं, मोदी का पोनौती लग चुका है, और इसको 2024 में बिल्कुल जाना है। आपको अंदरूनी मामला बताता है, आरएसएस जो है, आरएसएस इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। ये चाह रहा है दूसरा लीडर, ये कोई समस्या समाधान नहीं कर पाया है। जैसे वैक्सीन के बारे में बोलेंगे, वैक्सीन 4 महीना में 2 करोड़ वैक्सीन तैयार है, साल में कितना 6 करोड़, कितना दिन में वैक्सीन तैयार करेंगे? पूरा देश को 135 करोड़ आदमी को वैक्सीन देंगे। और भारत बायोटेक जो है
भारत बायोटेक को बस जो गया है उसने 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एक साल में तैयारी नहीं कर पाता है। इनको बस कुछ नहीं है, और ये बोल रहा 18 साल के बाद में सबको वैक्सीन दिए जाएंगे। ये सब लॉलीपॉप वाला बात जो भारतीय जनता पार्टी जो बताते रहते हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं और झूठ के झूला लेके चलते रहते हैं। ना 2 करोड़ आदमी को नौकरी, 14 करोड़ आदमी को नौकरी दे पाया, ना किसी को बैंक अकाउंट में पैसा दे पाया। सबसे ज्यादा परेशानी है तो मेरे देश के नौजवान परेशानी है, उसके पास नौकरी नहीं है। जिसके पास नौकरी नहीं है, रेलवे नौकरी मुझे 2 प्रश्न पूछना है प्लीज। जाता है, बस सरकारी नौकरी भी करने के लिए जाता है तो 15 लाख 20 लाख रुपया रिश्वत मांगता है। तो ये पार्टी बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े बड़े भाषण करेंगे तो कैसे चलेंगे बताइए? प्लीज मुझे 2 बातें पूछना है प्लीज। कटमनी तो आपके यहाँ भी चलती थी ना, आपके यहाँ तो ऑफिशियली तौर पर बोला गया कटमनी मत लीजिए। संजय सरकार जी भूल गए आपके यहाँ भी कटमनी चलता था और आपके ऑफिशियल तौर पर कहा गया जो कटमनी लिए 2019 के चुनाव में उसको वापस कर दो। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए एक चीज आपको बताइए ना संजय दा, इसके लिए क्या कहेंगे कि जो कट मनी 2019 चुनाव के वक्त आपके लोगों ने लिया था, ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि वो कट मनी वापस कर दो, वो भी तो रिश्वत थी। ममता बनर्जी के उतना ही हिम्मत है, बोल सकता है, लेकिन ये 10 लाख करोड़ रुपया लेके 28 आदमी में 27 आदमी गुजरात का फॉरेन, मतलब आपके नेता रिश्वत ले रहे थे, आपके नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये दीगर बात है कि आप चुनाव जीत गए। अमित सिंह बोल पाता है। और जैन इंफ्रा किसका कंपनी है? मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपके नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, आपके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार कर रहे थे। बोल पाए या ना बोल पाए ये एक अलग बात है। क्यों कर दिया आप बताइए, ये ओएट क्यों कर दिया है? 1073 करोड़ रुपया। संजय सरकार जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार कर रहे थे सरकारी योजनाओं में? मान रहे ना, आपके नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे सरकारी योजनाओं में। शत्रुपा जी सही है या गलत? कर रहा था जो नारदा शारदा में फंसे हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। देखिए मैं यही बात बोल रही थी कि पहले मुझे संजय दा से एक बात पूछना है कि इनका हमारा पार्टी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है और इतना इंटरेस्ट उनका क्यों है? 1 नंबर। 2 नंबर मुझे ये बात पूछना है कि उनका क्या एस्ट्रोलॉजी भी आता है? संजय जी सुन लीजिए, शत्रुपा जी की बात सुन लीजिए। चोर के लेके भारतीय जनता पार्टी को चलने पड़ रहा है और चोर का भारतीय जनता पार्टी, ये शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, अरे हम बोला है संजय दा, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप लोग तो जीत गए हैं, तो हमारे बातें थोड़ा भी सुन लीजिए। सिद्धार्थ सिंह जी बोले थे आपको, महासचिव सिद्धार्थ सिंह। अरे 80 विधायक हम भेज रहे हैं, तो हमारा बात भी सुन लीजिए। हम थोड़ा बोले, फोटो प्रश्न मुझे आपसे तो बैठ गया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी है, ये मानना पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के संजय सरकार जी, शत्रुपा जी एक सवाल पूछना चाहती है, सुन लीजिए। सवाल पूछने की मोहलत तो दे दीजिए उनको। शत्रुपा जी सवाल पूछे। संजय सरकार जी सुनिए, सवाल सुन लीजिए शत्रुपा जी का। बोलिए। पहले प्रश्न ये है कि मुझे थोड़ा आप बताइए कि आप हमारा पार्टी के अंदरूनी विषय में इतना कैसे पता है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज्ञान थोड़ा बख्श दीजिए। दूसरा मुझे पूछना है कि आप क्या एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं कि अरे मुझे मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। हम लोग 80 विधायक भेज रहे हैं, तो आपको तो सुनना पड़ेगा। हम तो ऑपोजिशन में आ गए हैं, अगर वो पैसा हिंदुस्तान में रहता है, जीत गए हैं, 3000 मेडिकल हम लोग कॉलेज तो बधाई दे रहे हैं आपको। थोड़ा मेरे बात को सुन लीजिए। ऑक्सीजन ऐसा आप लोग सरकार चलाएंगे फिर 5 साल से। वो तो नहीं किया है। किया क्या? बोलिए किया क्या? 10 लाख करोड़ रुपया जो लेके भाग गया है। अच्छा एक एक करके प्लीज, एक एक करके एक दूसरे पर ना बोले। मैं एक और मुद्दे को लेकर अपने गेस्ट के पास चलता हूँ। दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों खामोश हो जाइए प्लीज। संजय सरकार जी, शत्रुपा जी थोड़ा सा शांति से काम लीजिए। मैं सीधे सुबीर दा के पास चलता हूँ। सुबीर दा मुझे बताइए, कोरोना ने आखिरी फेजेस में कितना खेल बिगाड़ा भारतीय जनता पार्टी का, कोरोना की मिस हैंडलिंग ने? 3 चीज यहाँ बोलना पड़ेगा। एक ये कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही ये प्रेशर था कि साहब ये 8 चरणों में हो। अब उनको तब तो ये पता नहीं था कि कोरोना का ये दूसरा लहर आने वाला है, पर हम कहते रहे थे कि यहाँ पहले भी आपके चैनल में मैं कहा हूँ कि अगर सेंट्रल फोर्सेस अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में वायलेंस है, तो आप असम में 3 चरण हो जाने के बाद यहाँ असम का जो फोर्स है पूरा डिप्लॉय कीजिए। 4 से 5 चरण में
सेंट्रल फोर्स अवेलेबिलिटी बूथ में वही लेवल पे रख के चुनाव कराना संभव था, बट नहीं करवाया गया। इसका मेन वजह था कि भारतीय जनता पार्टी को लंबा अरसे तक प्ले का मौका मिले, क्योंकि उनके नेता दिल्ली से आ रहे थे। अब यहाँ कट मनी वट मनी बहुत कुछ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर में स्पेसिफिक फिगर देता हूँ। शत्रुपा तो मेरा छोटा बहन है, उसके साथ मैं लड़ाई नहीं करूंगा, किसी हालत में नहीं करूंगा। हाँ, बहुत छोटा बहन है। बट 92 करोड़ बीजेपी के लीडर्स, मूलतः 3 लीडर्स, उनका एविएशन का बिल रहा है। ये सब पैसा कहाँ से आता है भैया? हाँ, अगर यहाँ कटमनी का सिलसिला है, यहाँ पे पूछ लीजिएगा, ट्रेजरर बैठा है पश्चिम बंगाल में, वो हिसाब दे देगा। बताओ एमपी का पैसा कहाँ से आया था? वो सारा डायग्नोस्टिक से आया था, जिनको पहले 2 महीना एक्सक्लूसिव राइट्स दिया गया था। हमने ये स्टोरी किया है, आपके लोगों में हिम्मत नहीं हुआ हमारा स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करे। फॉर 2 मंथ्स कोर्स सारा डायग्नोस्टिक, मेहुलाल साराभाई माला पहना रहे ट्रंप के बीवी को, उनसे पैसा आप आया। तो डिविएट कर रहे हैं। नहीं, आप तो टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं। अरे साहब, मेरे को जर्नलिज्म नहीं, आप ये तो तो ये मुझे मत पूछिए, पूछ रहा हूं। क्योंकि मैं अकाउंट्स में कुछ नहीं जानती हूँ। आप हमारा ट्रेजरर, नेशनल ट्रेजरर बंगाल में बैठा है, थोड़ा अलग से उनके साथ बैठक कर लीजिए, वो पूरा बता देगा। तो अभी मुझे छोड़ दीजिए। करते हैं, अगर उनमें दम है तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब सुनिए दीपक जी, यहाँ असली जगह में आ रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लंबा अरसे तक ये चुनाव चलाना, तो इसमें ये सेकंड लहर आ गया। अब बंगाल में ये मोदी को सामने रखकर इलेक्शन लड़ रहे थे। मोदी का एक सुपर ह्यूमन इमेज, ये वो लोकल लीडर इनके पास था नहीं। ये जो कोरोना का लहर आया है, जो देश में तबाही मच गया, हंगामा मच गया, इससे मोदी का ये छवि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में जहां उनका जय जयकार हो रहा था, यहां तक कि NRI जो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर थे, आज उल्टा सीधा लिख रहे हैं, हम देखते रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये जो मोदी और डायरेक्टली बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का इमेज पे डायरेक्ट धक्का लगा, इसका एक सुपर ह्यूमन इमेज जो था वो पंचर हो गया। इसका नतीजा डायरेक्टली लास्ट 3 चेयर में आया है। ये भी सही है कि लास्ट 3 जो इसी सवाल को लेकर एनके सिंह साहब के पास चलते हैं। क्या कोरोना ने मोदी की सुपर ह्यूमन छवि को, सुपर लीडर छवि को पंचर किया है एनके सिंह साहब? बंगाल में तो किया है, कम से कम बिल्कुल किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो लीडरशिप का एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इसमें ये बड़ा अजीब सा डायनेमिक्स है इसका। हम भारतीय मुतासिर होते हैं और यूनि लीडर फॉर्मेट में हम एक ही लीडर को मानते हैं। गांधी को माना, नेहरू को डार्लिंग ऑफ द मासेस कहा, इंदिरा गांधी को कहा, और अब मोदी को कह रहे हैं। बड़े भावुक होते हैं, लेकिन एक चीज उसकी शर्त होती है कि अगर लीडर उस मानदंडों से जरा सा भी नीचे आया, मोदी को हम इनविंसिबल मानते हैं, अभेद, अजेय, और ऐसे में अगर हमारा नेता, क्योंकि उसमें देवत्व मानने लगते हैं, आपको याद होगा कुछ लोग मोदी का मंदिर बनवाने लगे थे, सही बात, तो उसमें देवत्व हम देखने लगते हैं। और अगर कभी वो उससे नीचे आता है, जब दीदी ओ दीदी कहता है, या वो कोरोना को मैंने अभी हैंडल कर देता है, जब कोरोना में लोग मर रहे हैं तब वो दीदी ओ दीदी करता है, या वो रैली करता है, तब लगता है अरे ये मेरा देवता कैसा हो गया है, ये देवता नहीं है शायद। तो ये स्टेज आ गई है कि आज भारत में देवत्व जो मोदी का था वो बड़ा नीचे, तेजी से नीचे आया है। हम इमोशनल है, इरेशनल है, लिहाजा किसी को भी देवता मान लेते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो इस स्टैंडर्ड्स में नहीं आ रहा, फिर गिरा भी देते हैं। तो आज मुझे लगता है कि वो मोदी जी को रिव्यू करना पड़ेगा कि ये गलती कहां हुई। और गलती बहुत सिंपल है, कोरोना को आपने मिसजज किया, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी शुरू से, इवन हम लोग लेमैन थे, वी वर नॉट प्रिवी टू दोज इंफॉर्मेशन, बट स्टिल वी न्यू अबाउट इट। तो मोदी जी को ये कैसे नहीं मालूम चला? फिर वो जब रैली कर रहे थे तो ये सारी जनता जो सांस ऑक्सीजन के लिए मर रही है, उसका घर वालों का ये कहना है कि यार जब यहाँ रैली हो रही थी तब तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। ये मोदी जी ने कार्डिनल गलती की है, जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है देश भर में होगा आने वाले दिनों में, और इससे मोदी जी को बहुत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि देवत्व वाली जो इमेज है, जो मकबूलियत है, वो कहीं हल्के से फ्रीक कर गई। क्या 3 गलतियां हुई आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की?
भारतीय जनता पार्टी हम बोलेंगे ये कि हम शायद कुछ हमारा कैंपेन में कमी रह गई है कि हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाए। हमारा मुद्दे लेके हमारा जो सोनार बांग्ला हम लोग जो खड़ा कर रहे थे, जो हमने प्रॉमिस किया था, हमारा जो सपना था कि सोनार बांग्ला हम करेंगे, हम तैयार करेंगे, वो शायद हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाए। लेकिन इतना बड़ा भी गलती नहीं है क्योंकि हमारा सीटें बहुत सारे आए हैं, 90 शायद 90 तक पहुंच गए हैं। अभी मैंने 90 मुझे दोपहर तक पता चला, अभी शायद काउंटिंग अभी तक फ्लक्चुएट कर रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि तृणमूल को जिताया है लेकिन बीजेपी को हराया है, ये बातें नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा अंदरूनी शिविर बैठेगा, हमारा डिसीजन मेकर्स जो है। सरकार के पास चलता हूँ, तृणमूल को जिताया है लेकिन बीजेपी को हराया नहीं है, क्या इस बात को आप मानेंगे संजय सरकार जी? इतना बुरे तरह हारने के बाद में भी अगर बोलते हारे नहीं हैं तो और कौन और किसको हारा बोला जाता है? हम तो 3 सीट से हम 90 तक पहुंच गए हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि हम हारे? कहाँ पहुंचे? अभी 77 तक है, 77 में है, अभी 90 कहाँ पहुंच गया आपने? 77 में जाके वहां पर अटक गया। आप 90 बोल रहे हैं, कहाँ 90 दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा अंधा कानून है जहाँ पर आपको 90 दिखा दे रहा है? कुछ भी नहीं है, 90 बोल रहा है। अच्छा संजय जी, बता दीजिए ममता दीदी क्यों हार गई नंदीग्राम से? चलते बता दीजिए ममता दीदी क्यों हार गई नंदीग्राम से? धांधली वहाँ पर धांधलीपन किया, धांधली किया है, धांधली किया। हम लोग रिकाउंटिंग का रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को। धांधली एक ही सीट पर हुआ, बाकी सीट पर धांधली नहीं हुआ। एक ही सीट पर धांधली हुआ, बाकी पर नहीं हुआ। इनके टारगेट था ममता बनर्जी को हराना, इसके लिए धांधली किया है। रिकाउंटिंग अगर हो जाएगा तो देखिएगा दीदी 10 से 15 हजार वोट जीत जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जीता है ढंग से जीतो। चलिए चलते इनके सिंह साहब भले से धांधली की बात करें, लेकिन मैंने सुबह ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि नंदीग्राम जो है वो शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, ममता बनर्जी नहीं। मेरे प्रेडिक्शन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं एक चीज आपको बता रहे हैं, आप अब मेरा प्रेडिक्शन कैसे बताऊं? तो सुबह 220 बताया था तो मैं जीतते रह गया। आपसे अच्छा खासा मुझे आर्थिक आमदनी होती है, लेकिन उसमें मैं हार गया तो आई एम सॉरी, आप जीत गए। बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरा प्रेडिक्शन सुबह था 220 का, तो मेरा ये प्रेडिक्शन कैसे रहा बताइए दीपक जी? और ये तो धंधली करके हराया ना। आपका बहुत बढ़िया रहा संजय सरकार जी, आपका बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दीदी क्यों हार गई। नहीं दीदी यही सवाल मैं सुबीरदा से पूछता हूँ, सुबीरदा दीदी क्यों हार गई? दीदी को हराया गया है, नहीं हारे हैं। हारे नहीं है, दीदी को हराया गया है। संजय बाबू एक मिनट, ये बात मैं नंदीग्राम में जब आंदोलन हुआ ना, तो वहां हमारे बहुत अच्छे सोर्सेज बने थे, क्योंकि हम फील्ड में जाके कवर करते रहे हैं, लोगों के घरों में रहे। जब सीपीएम का हमला होता था, शुभेंदु को भी देखा है, उसके साथ अबू ताहिर अबू सुफियान को भी देखा है। यहाँ एक चीज यहाँ हुआ है, वहां एक चीज जरूर हुआ है, मुस्लिम्स जितने वोट देने को जा रहे थे उतने दे नहीं पाए हैं, गड़बड़ हुआ है, 10% अंडर कास्टिंग हुआ है। बट एक चीज जरूर कहेंगे हम, कांटे की टक्कर थी, पहले से ही हम बता रहे थे कि ये कांटे की टक्कर है। अगर कास्टिंग वहां अच्छा होता तो दीदी शायद 2000 वोट से जीतती, अब 1-2 हजार वोट से हारेंगे। बट वहां ये ठीक है, बकायदा सही बात है कि चलिए, लेकिन जो लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि नंदीग्राम में धांधली हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बीजेपी नंदीग्राम में धांधली कराती तो पूरे राज्य में क्यों ना कराती, ये भी समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त, जो जीता वही चाणक्य। और आज की चाणक्य अगर माने या हम ना माने, लेकिन ममता बनर्जी आज के इस मैन ऑफ द मैच इस पूरे के पूरे चुनाव की रहेंगी। और ममता बनर्जी ने एक नई इबारत लिखी है भारतीय राजनीति के अंदर, जिसमें आगे वाले समय में उन्हें खुद अपने आप को भी प्रूव करना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।